जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मैंने बताया बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि ऐसी चीजें, ऐसी कमोडिटी जो कि अभी तक हम लोग बाहर से ले रहे थे, दूसरे देशों से हम लोग ले रहे थे, तो उसको उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि हम अपने ही देश में उस काम को करने लगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसी की डेफिनेशन लिखेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो देखिए जो स्टार्टिंग के हमारे प्लान थे, लगभग 7 प्लान्स तक आप मान करके चलें, तो वो कैसा था, इसी तरीके का इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी उसमें अपनाई गई थी। इसका मतलब ये था कि कोशिश की जा रही थी कि बाहर से इंपोर्ट ना करके हम लोग मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, है ना। मतलब कि जैसे व्हीकल्स वगैरह हम बाहर से ले रहे थे, दूसरे देशों से ले रहे थे, तो हमारा जो उद्देश्य था वो ये कि उसको भारत में ही बनाया जाए उन चीज़ों, जिससे यहाँ के लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार बढ़े। तो इस तरीके की हमारी पॉलिसी थी। तो उसको लिख लीजिए, इन द फर्स्ट 7 प्लान फॉरेन ट्रेड वाज characterized by what is commonly called an inward looking trade strategy। तो 1 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है आपसे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को उस समय क्या कहा जाता था। दैट इज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ये याद रखिएगा। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके आगे लिख लो, इससे आपको याद भी रहेगा। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस टाइम हमारी जो योजनाएं बन रही थी स्टार्टिंग की, शुरू के जो लगभग 7 प्लान थे, वो किस तरीके के थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भारत के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाए, जो हम बाहर से चीजें ले रहे हैं बाहर से ना लेकर के उनको हमारे देश में ही बनाया जाए। तो क्या कारण था, मतलब किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन किया डोमेस्टिक ट्रेड को। तो इसमें और ये बात और जोड़ लीजिए नेक्स्ट, produced in India from imports. Government made use of two-way to protect goods produced in India from import। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो 2 तरीके से प्रोटेक्शन करी गवर्नमेंट ने, ठीक है। 2 तरीके से कैसे किया, पहला तो था टैरिफ। लिख लीजिए साथ साथ, टैरिफ क्या होता है आपको मालूम ही है, टैक्सेशन होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। टैरिफ क्या होता है, इट रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन का मतलब इम्पोज करना, लगाया जाना। लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स।
तो आप कहेंगे सर प्रोटेक्शन कैसे होगी? देखिए, जब टैक्स लगाया जा रहा है किसके ऊपर? इंपोर्टेड गुड्स के, यानी बाहर से जब हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में, उसके ऊपर टैक्स लग गया। मान लो 500 रुपए की चीज है और गवर्नमेंट ने उस पर 200 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो वो कितने की होगी? 700 की। कॉस्टली हो गई ना। तो उससे क्या होगा कि कोशिश बाहर से ना खरीद करके क्या की जाएगी कि हम उसे अपने ही देश में बनाएं। मान लीजिए अपने देश में बनाने में उसमें 400 का खर्चा आ रहा है, इवन अगर 600 का भी मान लो खर्चा आ रहा है उस चीज को बनाने में, और लोग प्रोड्यूसर सोच रहे हैं यार मैं बाहर से ले लूं, 500 रुपए की मिल रही है, सस्ती मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस पर 200 का टैक्स लगा के उसका प्राइस बढ़ा दिया, 700 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे अगर आप देखें प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, बाहर से वो 500 की खरीद सकता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो हमारे देश में ही बने। तो ये क्या हो गई? प्रोटेक्शन कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया उसने डोमेस्टिक गुड्स को। हालांकि महंगा पड़ रहा है, लेकिन प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर। और प्रोटेक्ट का तरीका क्या लगाया उसने? टैरिफ। ये 200 रुपए का उसने टैरिफ लगा दिया, जिससे वो महंगी हो गई। क्लियर हो रहा है पॉइंट? स्वास्थ्य क्लियर है आपको? यस सर। चलिए, तो एक तो तरीका ये हो गया टैरिफ का। किसी को भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, मेरे पूछने का इंतजार ना करें, जिसको भी कोई भी डाउट लगे पूछ सकता है। सेकंड था कोटा। सेकंड क्या है? कोटा। ठीक है, कोटा क्या होता है? एक लिमिट बना दी जाती है कि मतलब इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, इट रेफर्स टू फेसिंग द मैक्सिमम लिमिट on the import of a commodity, imports of the commodity by a domestic producer। क्या मतलब हुआ इसका? कोटा क्या है? एक लिमिट बनाई जा रही है कि जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बाहर से चीजें खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट बना दी, भाई इससे ज्यादा आप नहीं खरीदेंगे, है नहीं? जैसे मान लीजिए कि हमें जरूरत 1000 चीजों की है, 1000 क्वांटिटी हमें किसी चीज की चाहिए, और हमें पता है कि वो चीज इंडिया में भी बन सकती है, और यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट आ रही है 600 रुपए की, और बाहर से भी बन सकती है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से मान लीजिए 500 की पड़ रही है वो चीज, तो प्रोड्यूसर का टारगेट क्या होगा? प्रोड्यूसर तो जहां से सस्ता मिलेगा उसकी कोशिश होगी वहां से ले। तो प्रोड्यूसर इसको रेफर कर रहा है, भाई इंपोर्ट कर लिया जाए इस चीज को, खुद बनाने से अच्छा। सीधा 100 रुपए की तो बचत यही हो रही है। और गवर्नमेंट ने क्या करा जी? 200 रुपए का यहाँ पर टैरिफ लगा दिया इस पर। ये भी हमने पहले पॉइंट में देखा, तो चीज हो गई 700 की, महंगी हो गई अब ये चीज। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है? जैसे 1000 की नीड है, तो गवर्नमेंट एक छूट दे सकती है इसमें कि भाई 1000 में से आप सिर्फ 400 की जो क्वांटिटी है वो तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कर सकते हैं, और बाकी की 600 की जो क्वांटिटी है आपको इंडिया में ही बनानी होगी। तो एक ऐसा भी तरीका अपना सकती है गवर्नमेंट इसको रेस्ट्रिक्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का डोमेस्टिक गुड्स का, जिससे कि यहाँ पर इसको बढ़ावा मिले डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। तो ये तो हो गई बात ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को हमने देखा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी कोशिश थी गवर्नमेंट की कि भाई हम हमारे यहीं पर ही उस चीज को बनाया जाए, है ना। और बेसिकली इस पॉलिसी को जो अपनाया गया, स्टार्टिंग के जो 7 प्लान्स थे, लगभग ये ड्यूरेशन बनती है 1950 से लेके 90 तक की। अगर आप देखें, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1950 से 90 तक की ड्यूरेशन, यही हम पढ़ ही रहे हैं इसमें। तो इस दौरान आप जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 7 ईयर्स प्लान तक, वो कैसी थी? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक गुड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कोशिश की जाए कि देश में ही चीज़ों को बनाया जाए। ऐसा करने के लिए उसने दो तरीके की प्रोटेक्शन करी। एक तो टैरिफ लगा दिया बाहर से आने वाली चीज़ों पर, और दूसरा कोटा सिस्टम बना दिया
कि भाई आप इससे ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे रीजंस की कि ऐसा क्यों, क्या कारण थे। ठीक है, रीजंस, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रीजन लिखिए, इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर, हमारा देश भी डेवलपिंग स्टेज में था, अभी भी है, लाइक इंडिया आर नॉट in a position to compete against the to compete against by goods produced by more developed economy, more developed economy। क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया आर नॉट इन अ पोजिशन टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमी। यानी जो ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी, हमसे ज्यादा विकसित थी, वहां की बनी हुई चीजों से हमारे यहाँ की जो चीजें थी, इंडिया की जो चीजें थी, वो कंपटीशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, है ना, नए नए हम लोग आजाद हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को अगर नहीं किया जाता, नहीं अपनाया जाता, तो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट अपने आप में फेल हो जाता। फेल इन द सेंस कि उसकी डिमांड गिरने लग जाती, कोई खरीदता नहीं उसको। तो इसीलिए प्रोटेक्शन करा गया डोमेस्टिक गुड्स पर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर, कि हमारे देश में जो चीजें बन रही हैं वही लोगों के बीच में रहें। अगर बाहर से बनी हुई चीजें आएंगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि लोग उनको लेने लगेंगे, और हमारे यहाँ की जो चीजें वैसे ही कम बन पा रही हैं, है ना, या ज्यादा नहीं बना पा रहे, वो फिर बिक्री बंद हो जाएगी। तो जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा लिखिए, सेकेंड, टू सेव scarce foreign exchange, foreign exchange for the import of, for the import of essential goods। क्या मतलब हुआ इसका, टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मालूम ही है आपको क्या होता है, फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा, बाहर का पैसा, है ना, विदेशी मुद्रा। अब आपको तो मालूम ही है कि बाहर से जब हम चीजें खरीदते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। तो अगर हम हर चीज बाहर से देने लगेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ये गिरने लगेगा। मान लीजिए शुरू में 100 करोड़ का है, चीजें खरीद रहे हैं, 70 रह गया, 50 रह गया, और जब हमें एसेंशियल गुड्स मान लीजिए कोई खरीदने पड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आ जाए, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन जो एक्सचेंज है वैसे ही स्केयर है, लिमिटेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसका सेकेंड रीजन था। जो नेक्स्ट है इसमें, वो आता है एक इंडस्ट्रियल जो ट्रेड पॉलिसी थी उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, यानी क्या हमें फायदा हुआ और क्या हमें नुकसान हुआ।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो भी पॉलिसी हमने अपनाई उसका हमें क्या बेनिफिट रहा, क्या नुकसान रहा, वन बाय वन हम इसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे पहले कि क्या फ़ायदा हमें इस पॉलिसी को अपनाने का हुआ जो उस दौरान हमने पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी contributed by the industrial sector increased in the period from 13% 13% in 1950-51 to 24.6%। 1950-51 ऐसे लिखते हैं, 1950-51 उसके आगे लिखो टू 24.6%, 24.6% इन 1990-91। तो ये पॉजिटिव बातें बताई जा रही है यहाँ पर आपको। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 11.8% आप ले सकते हैं यहाँ पर। मेन जो बात यहाँ पर बताई जा रही है पॉजिटिव इफेक्ट की, वो कंपैरिजन किया जा रहा है। हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, हमें पॉजिटिव इफेक्ट हम बता रहे हैं कि 1950-51 में 11.8% था जो जीडीपी, वो 1990-91 तक आकर के 24.6% हो गया, बढ़ गया वो। ठीक है, महक क्लियर हो रही है बात? यस सर। और आगे लिखिए इसी में, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड वाज 6%। तो कुल मिला के हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी वो बढ़ रही थी, जीडीपी आपने देखा बढ़ा। तो ये पॉलिसी जो उस टाइम हमने अपनाई, इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसी, उसका हमें बेनिफिट बताया गया है कि कितना हमें फायदा उस दौरान हुआ। सेकंड बात लिखिए, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिखिए, द इंडस्ट्रियल सेक्टर became well diversified in 1990 due to public sector। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो 1990 तक आते आते काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गए थे। पब्लिक सेक्टर का रोल था क्योंकि बड़ा, है ना। अगर आप देखें कि पहले टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट्स वगैरह, खाली उसी पर डिपेंडेंस थी। फिर धीरे बढ़ते बढ़ते इंजीनियरिंग गुड्स भी आ गए इसमें, है ना, कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ते चले गए। तो ये सब पब्लिक सेक्टर्स का जो उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया था इंडस्ट्री में, उसका हमें बेनिफिट मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड, द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business। तो देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जब हम टॉपिक कर रहे थे वहां पर भी हमने पढ़ा था, आपको मालूम ही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमें क्या बेनिफिट मिला था कि उन लोगों को भी काम मिल गया, या उन लोगों को भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गया जिनके पास बहुत पैसा नहीं था कि भाई वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए बड़ा। तो ऐसे जो लोग थे, छोटे जो लोग थे, गांवों से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको भी इसका फायदा, उनको बेनिफिट इसका मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन enabled the development of indigenous industries in the areas of electronic and automobile sectors which otherwise could not have developed। तो देखिए, जो फॉरेन कंपटीशन था उससे जो प्रोटेक्शन मिली, उसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, प्रोटेक्शन नहीं की होती, तो शायद इनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो एक बहुत बड़ा एक रोल था उस प्रोटेक्शन का इनके डेवलपमेंट में। तो ये सारे थे इसके पॉजिटिव इफेक्ट।
अब हम लोग कर लेते हैं इसकी ड्रॉबैक की। जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें क्या कमियां रही। नेक्स्ट लिखिए, गिव ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी। ड्रॉबैक का मतलब हो गया कमियां। फर्स्ट लिखिए, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखिए, ये बात तो मैं पहले भी जब पब्लिक सेक्टर वाला हम पॉइंट कर रहे थे कि उनकी कमियां रही, थोड़ी सी इनएफिशिएंसी रही। आपको मालूम ही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम बहुत अच्छे से नहीं होता, करप्शन ज़्यादा होता है। एज इट स्टार्टेड incurring losses leading to drain on the nation's limited resources। देखिए, शुरुआत में अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर एक लग रहा था कि बड़ा रोल अदा करेंगे और करना भी था, और काफ़ी हद तक किया भी, क्योंकि शुरू में ज़रूरत भी थी हमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम इन्होंने नहीं किया, है नहीं। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को हमें बढ़ाना पड़ा कि भाई पब्लिक सेक्टर में तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एक टाइटनेस होती है, ऊपर से जो मैनेजमेंट होता है वो टाइट रखता है काम, उनको टाइम पर चाहिए, उसी हिसाब से प्रमोशन किया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर था उसमें ये बात नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर करप्शन ज़्यादा था, ऊपर से कोई कड़ा नियंत्रण नहीं था, मैनेजमेंट ऐसा नहीं था जो उनको कंट्रोल कर सके। उनको मालूम था कि भाई जॉब हमारी जानी नहीं है कहीं पर भी, जितना सैलरी है वो हम काम करें या ना करें हमें मिलनी ही है। तो उससे देखा कि भाई जो देश के रिसोर्सेस थे वो मतलब ड्रेनेज हो रहे थे, जिसकी वजह से उनमें लॉस हो रहा था प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में। इसमें आगे लिख लीजिए, आफ्टर 4 डिकेड ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसी फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू कर लीजिए, ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरिया which the private sector can manage, and the government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide। तो इसमें ये इनएफिशिएंट फंक्शनिंग के कारण गवर्नमेंट को आफ्टर 4 डिकेड्स, ये लगा 40 साल बाद ये लगा कि भाई इस पे फोकस करना ठीक नहीं है, इसकी सारा काम गवर्नमेंट सेक्टर ही देखे, पब्लिक सेक्टर ही देखे। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पे भी छोड़नी होगी, जिससे जो गवर्नमेंट है वो और चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके, ऐसी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस पे लिखिए, अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firm। The excessive regulation permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient। उसमें क्या पॉइंट है, एक्सेसिव रेगुलेशन की लाइसेंस राज बनाया गया, उससे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लाइसेंस लेकर के रख लिया, काम नहीं करा उन्होंने, चालू नहीं करा, बट उनका मकसद क्या था कि कोई नई फॉर्म ना आ जाए इस तरीके के काम में, उनका कंपटीशन ना होने लग जाए। तो उसका भी बड़ा नुकसान हुआ। लाइसेंस की वजह से काम सिर्फ वही चालू कर सकते थे जिनके पास लाइसेंस था, और बड़ी फर्म में जो बड़े इंडस्ट्रीज थे जिनके पास पैसा था वो लाइसेंस लेकर के रख लेते थे, तो दूसरी छोटी फर्म में लाइसेंस नहीं ले पाती थी, तो नया कंपटीटर नहीं बन पाता था, तो उसकी वजह से भी इसमें नुकसान आया। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, अब हेडिंग डालिए, unnecessary protection from foreign competition।